नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कल का दिन दूसरे चरण के लिए तो चर्चित रहा ही। कल आपको याद होगा कि दिन भर जब बात होती रही तो ईवीएम भी बड़ा चर्चा में रहा, और ऐसा चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में छाया रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में छाया रहा, विपक्ष हमलावर रहा। तो ईवीएम की बहुत चर्चा हुई है। यूं जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम की बहुत चर्चा होती है। ईवीएम पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, लेकिन इसे लेकर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे लेकर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे लेकर चौतरफा वार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्षी दल जब चुनाव हार जाते हैं या हार रहे होते हैं, तब ये हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। 2014 से लगातार इस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं। वहीं इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा लगा है। विपक्ष के नेता अब मुंह ऊंचा करके नहीं देख पाएंगे। पुराना दौर अब वापस लौटकर नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन के हर नेता को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इसे लेकर विपक्ष भी सियासी मैदान में अड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई रुकेगी नहीं। इंडिया को जिताओ और ईवीएम को हटाओ साफ है। अभी 2 लोकसभा चुनाव के 2 चरण ही हुए हैं और अभी 5 चरण बाकी हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस पर और गदर मचना तय है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। दूसरे चरण के बाद ईवीएम को लेकर नए सिरे से घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े दूसरे दल चुनाव हार रहे होते हैं, तब ये हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। 2014 से लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? क्या ये बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, क्या ये भी बैलेट पेपर से बनी थी? कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं, तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? वहीं इससे पहले कल ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बैलेट पेपर वाला दौर अब वापस लौटकर नहीं आएगा। आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा था कि मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लड़ाई बहुत लंबी है। इंडी गठबंधन को जिताओ और देश से ईवीएम को हटाओ। ये लड़ाई बहुत लंबी है। वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के ये लड़ाई लंबी है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने ईवीएम पर मुहर लगाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ईवीएम को लेकर वार पलटवार जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इसे हरी झंडी दे दी है, तो फिर इसे लेकर सवाल और सियासत क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, ईवीएम पर बड़ी चर्चा हुई, कल हमने भी खूब चर्चा की इस पर। यह बात तो बहुत स्पष्ट है कि ईवीएम को लेकर यह बहस अभी रुकने वाली नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। फिर आपने देखा कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मिल गया। चुनाव में मुद्दा इस तरीके से मिल गया कि अब प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे कि पहले बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर से ये लोग करवाना चाहते हैं, पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। विपक्ष भी इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है लड़ाई लंबी है, आगे भी चलती रहेगी। आपने कल देखा कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई थी, तमाम लोग, अखिलेश यादव भी इस पर बोल रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और आप इंडिया को जिताइए, ईवीएम को हटाइए। तो ईवीएम को हटाना एक मुद्दा बन गया और ईवीएम का रहना एक मुद्दा बन गया। तो बड़ा दिलचस्प पहलू है जो ईवीएम को लेकर इन चुनाव में एक बार फिर, हालांकि आमतौर पर तब होता है जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। दूसरे चरण के प्रचार के समय से ही ये बात उठने लग गई थी और दूसरे चरण का जब मतदान चल रहा था तो और परवान चढ़ गई। अब मुझे लगता है कि आगे के 5 चरण जो हैं उसमें भी ईवीएम का ये मुद्दा छाया रहेगा। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय पहले आपसे करवा देता हूं, फिर इस पर बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत सौरभ आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के रिएक्शन आए हैं। पर आपको लगता है कि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो अब भी हिट कर सकता है? क्योंकि जब भी प्रचार के दौरान कोई बात कही जाती तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे मतदाता को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, मतदाता के मन में कोई बात बैठाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि ईवीएम पर सिर फोड़ने से अच्छा है जनता के जनादेश को शालीनता से, कोई भी पार्टी हो, जीत हो हार हो, उसके जनादेश को जो है स्वीकार करना चाहिए। और न जाने क्यों ये 2019 के बाद से जो है, जो एक ईवीएम विलाप मंडली है, ये ईवीएम विलाप मंडली जो है वो रो रो करके इतनी परेशान हुई कि कभी खुद उसके पार्टी के नेता जो है वो हाई कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी दाएं बाएं से एनजीओ के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जाता है। अभी कल ही एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। भैया देखिए, ये तो स्पष्ट है, देश की जनता भी जानती है कि जो आप मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पे, वही जनता आपको परिणाम के स्वरूप में जो है वो वोट के रूप में देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुझे लगता है जो तपस्या की ताकत है, परिश्रम का परिणाम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी के फेवर में बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा, लगातार प्रधानमंत्री स्वयं, अमित शाह गृह मंत्री स्वयं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं जो है। और विपक्ष के जो नेता हैं, अच्छा गठबंधन बनाया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने, लेकिन आप जमीन स्तर पे हैं कहां पे? क्या आप लोग 2-4 ऐसी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते थे? अब मुझे तो लगता है आपको करना चाहिए भाई। चुनाव आपको, आपकी पिछली बार सीटें यहीं से निकल करके आई थी, लेकिन वो उतनी, हो सकता है आपकी हुई है 2-4, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उस स्तर पे दिखाई नहीं दी। तो अगर आप वो जमीनी स्तर पे मेहनत नहीं करेंगे, बार बार हम इसको एनालाइज करेंगे, हम अलायंस की बात, विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, लेकिन जरा ईवीएम पर चर्चा चल रही। तो प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपको भी इस चर्चा में शामिल करता हूं, स्वागत है आपका। प्रोफेसर मिश्रा, लंबी लड़ाई चलेगी। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, इस पूरे मामले को खींचा क्यों जा रहा है या क्या, किस तरह का संदेश? एक तरफ हम लड़ाई भी लड़ते हैं, इतना सुंदर लोकतंत्र है। देखिए, इस देश में जनता जो है वो सर्वोपरि है और जनता सरकार को चुनकर भेजती है। कर्नाटक, हिमाचल आपके लिए कामयाबी का एक बहुत अच्छा दौर रहा और अच्छा रिस्पॉन्स आपको जनता ने दिया। इसके बावजूद ईवीएम पर यह घमासान क्यों लड़ाई? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो कि ये जो ईवीएम को चुनौती देने वाली या वीवीपैट की गिनती वाली याचिकाएं थी, इससे कांग्रेस का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल हमारे नेता ने भी स्पष्ट कर दिया है। ये एडीआर जैसी संस्थाएं थी जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी और वो कानूनी मसला रहा। देखिए, अगर दुरुपयोग की बात करें, आज योगी जी के भाषण को भी मैं सुन रहा था, अगर दुरुपयोग की बात करें तो चंडीगढ़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां पर लोकतंत्र का चीरहरण हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और उन्होंने हस्तक्षेप करके जब 32 वोट में 36 वोट में ये इतनी चोरी कर सकते हैं तो पूरे देश में ये क्या करते होंगे? तो इनकी चोरी तो पकड़ी गई थी चंडीगढ़ में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया
और उसमें जिसको जीतना चाहिए था उसको उन्होंने विजयी मैं बनाया। आमतौर पर टोकता नहीं जब मेहमान बोलते होते हैं, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, चंडीगढ़ का मामला जो है उस पर कितनी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चुनाव बिल्कुल अलग था, और देखिए कोई इंडिविजुअल या फिर कोई इस तरह से लोकल स्तर पर क्या कर रहा है उसको पूरे देश के चुनाव से या ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सामने रख देना। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि पहले बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर के साथ में छेड़छाड़ की जाती थी, तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। इस सबके बीच में जनता के बीच में एक अविश्वास का भाव जाता है जब ये बोला जाता है कि लंबी लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो एक अविश्वास का भाव जाता है जनता के बीच में। देखिए, वीवीपैट के मिलान को लेकर आपको ध्यान होगा कि इंडिया गठबंधन ने बार बार चुनाव आयोग से भी समय मांगा था, और उसके लिए केवल एक उद्देश्य है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो उसी पारदर्शिता की मांग के लिए वीवीपैट के 100% मिलान की मांग इंडिया गठबंधन करती रही। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति चुनाव आयोग को भी होना चाहिए था, क्योंकि जो वोट दे रहा है उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जिनको वोट दे रहा है वोट वहां तक पहुंच रहा है। तो वीवीपैट के मिलान में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस का आग्रह वही रहा और वो चुनाव आयोग से रहा। उसके लिए हमने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, हमने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग अभी के समय में हमें मिलने का ही अवसर नहीं दिया और उस मुद्दे को इंटरटेन नहीं किया। तो खैर समय आएगा इस पे, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ये 2 दिन में नहीं समाप्त होने वाला है। अरे चुनाव तो भारत में होते रहते हैं, फिर इस पर चुनाव आयोग कभी समय देगा, हम अपना पक्ष रखेंगे, फिर चुनाव अभी आयोग क्या स्टैंड है आपका? मैं त्यागी जी के पास जाऊं उससे पहले आप, कांग्रेस का स्टैंड क्या है ईवीएम पर? कांग्रेस का ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया, ये आपके लिए भी मैं बता दूं, और ये हमारे नेता आदरणीय जयराम रमेश जी ने प्रेस में भी ये बात कही। केवल वीवीपैट मिलान को लेकर हम लोग चुनाव आयोग से आग्रह करते रहे, और उसमें हमारा आग्रह था कि 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए। तो उस पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पहले भी यही कह रही थी, आज भी यही कह रही है। त्यागी जी, देखिए मिश्रा जी कह रहे हैं, जयराम रमेश साहब कल कह चुके हैं, कहीं भी कांग्रेस जो है वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो इसकी बात, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, हालांकि 100% मिलान हो, इस बात की याचिका को भी खारिज कर दिया गया, प्रशांत भूषण की जो याचिका थी। तो त्यागी जी, फिर इसको चुनावी तौर पर इतने बड़े तरीके से क्यों रखा जा रहा है, जैसे कांग्रेस जो है वो ईवीएम के खिलाफ है? देखिए, ये हमारे भारतीय प्रजातंत्र पे घातक प्रयास है कि किस प्रकार से प्रजातंत्र को बदनाम किया जाए। हिंदुस्तान के ईवीएम एक मॉडर्नाइज्ड, एक प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इन्वेंशन नहीं है। अगर आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये 1977 में इसको प्रपोज किया गया था बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों ने मिलकर के इसका जॉइंट वेंचर में इसे प्रपोज किया था। और उसके बाद ये जो सबसे पहले ट्राई किया गया पुरूर में, वहां पे केरला में, कि किस प्रकार से मशीन काम करती है, और तमाम पार्टियों को बुला करके उन सब पार्टियों के आगे इसका मुजाहरा किया गया, और उनकी सहमति लेने के बाद जो है ईवीएम मशीन जो है भारत के अंदर आई है। अब इसका अगर आप पृष्ठभूमि देख लीजिए, किस प्रकार से पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ सबसे पहले 1957 में बूथ कैप्चरिंग का प्रथा शुरू हुई, लेकिन इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इसके बारे में कोई परिकल्पना नहीं थी कि बूथ कैप्चरिंग भी हो सकती है। देश के अंदर एक ऑनेस्टी और ईमानदारी का एक वातावरण बना रहे। तो बाद में शायद 1989 या 84 में इसको अमेंड किया गया कि उसके अंदर बूथ कैप्चरिंग को लेकर के काउंटरमैंड इलेक्शन किए जाते थे। जब टीएन सेशन हुआ करते थे, उन्होंने बहुत मजबूती से इलेक्शन कमिश्नर की रोल अदा किया, और कितने ही इलेक्शन और कितने ही कैंडिडेट्स को जो है डिस्क्वालीफाई किया इस आधार पर कि ये बूथ कैप्चरिंग होती है। वहां पर जो है लगातार जाकर के झूठे वोट डालते हैं, और बाहुबली जाकर के बूथ एजेंट को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, और अपने आदमी को लेकर के बार बार पेपर बैलेट पर लगातार वोट डालते रहते हैं। ये हालत थी, कोई भी इलेक्शन सेफ नहीं था। और लेकिन अब क्या कर सकते थे, वो मैनुअल काउंटिंग होती थी, मैनिपुलेटेड होते थे, बाहुबली के हाथों में थी। मैं समझता हूँ एक प्रकार से पूरे इलेक्शन को इन्होंने कैप्चर कर लिया था अपने उसमें, और तभी उसके परिणाम जो है दुष्प्रभाव आते थे। अब नेक्स्ट चलिए, मैं भूल जाइए, 2004 में चुनाव जो हुआ, कांग्रेस जीती, तो क्या देखिए अभी कांग्रेस वाले पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, और अभी तक कितना चिल्लाते आए, राहुल गांधी जी चिल्लाते आए ईवीएम मशीन, तमाम इनके नेता चिल्लाते रहते हैं। अभी हालिया बयान सुन लीजिए, जी परमेश्वर, कर्नाटक के होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हाँ ईवीएम मशीन जो है बहुत साफ मशीन है, इसको होना चाहिए। और बाद में जब देखा कि ये फंस सकते हैं, तो तुरंत गति से उन्होंने उसको विड्रॉ किया।
तो कांग्रेस वाले ये कहना, ये जो इस प्रकार की टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव निकाल रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन और के ये पास गए, चिंता अच्छा, हम तो election- ये चिंता एक समय पे आप लोगों की भी रही है। जीवीएल आप ही की तरह हमारे पैनल पर कई बार बैठे। जीवीएल बड़े अच्छे प्रवक्ता रहे, उन्होंने किताब लिखी पूरी, और उन्होंने बताया कि ईवीएम जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। वो आप लोगों के बड़े बड़े नेताओं ने, वो तो एक लंबा इतिहास हो गया, कई बार हम बहस कर चुके हैं। फिर ये चिंता अगर कहीं उठा भी दी गई, इसको अब चुनाव में मुद्दा बनाकर इस तरीके से रखा जा रहा है, क्या सिर्फ ये चुनावी भाषण है, या आपको लगता है सचमुच कि ईवीएम जो है अगर फिर से बूथ पर जाकर या बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने पुराने दौर में चली जाएगी? क्या ये इंप्रेशन बैठाया जा रहा है मतदाता के मन में? नहीं, अब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लीन तरीके से डायरेक्टिव्स दिए हैं कि इसको ईवीएम में वीवीपैट जो है पूरा 100% नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा आप रैंडम सिलेक्शन करिए, अगर आपको कहीं गलती लगती है तो आप उसको तो इसके बाद भी अखिलेश यादव लगातार कंट्रोवर्सी करते जा रहे हैं कि नहीं, ये ईवीएम का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक गरिमा के ऊपर बहुत गंभीर वो है, और पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ रही होगी कि इनके पार्टी के लोग ही अपने इलेक्शन सिस्टम में विश्वास नहीं करते। कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे तमाम प्रकार की एजेंसीज हैं जो उसको स्क्रूटनी करती हैं, और आज मैं समझता हूँ जागरूकता इतनी फैल चुकी है कि जरा से भी आप घपला करने की कोशिश करेंगे, तुरंत वीडियो लेकर के पब्लिक में एक इमीडिएटली आ जाएगा। हर व्यक्ति जो है जागरूक है, तो इलेक्शन को बिल्कुल आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात त्यागी साहब कही है। मिश्रा जी, ये बात तो सही है कि अभी तक ईवीएम को लेकर स्टैंड कुछ और, अभी ईवीएम को लेकर स्टैंड कुछ और है। ये एक स्ट्रैटेजिकल भी होता है, हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली आपको जो अभी इस वक्त ठीक लग रहा है वो ये कि ईवीएम पर बहुत ज्यादा बहसबाजी मत करो, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक यू टर्न है ईवीएम पर आपका ये स्टैंड कि हम इसके खिलाफ कभी नहीं रहे। नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी बयान आप निकाल लीजिए, कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक बयान में ईवीएम का विरोध नहीं किया गया है। ये बिल्कुल मैं आधिकारिक रूप में कह रहा हूं, कोई बयान आपको आधिकारिक बयान नहीं मिलेगा जहां ईवीएम का विरोध किया गया हो। हाँ, वीवीपैट के मिलान की बात हम लोग जरूर करते रहे, क्योंकि अभी वो 5 ईवीएम मशीन से रैंडम गिनती होती है, मिलान होता है, लेकिन हमारी मांग ये है कि वो 100% होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने तर्क दिया था उसमें कि उसमें कई दिन लग जाएंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि 1 दिन का अतिरिक्त समय उसमें लग सकता है। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरी बात, अभी मैं मुकेश जी को सुन रहा था, देखिए अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, इन सब में तो इन्होंने पूरे जनादेश की चोरी कर ली, और ये दूसरे को कहते हैं कि दूसरे कुछ गड़बड़ करते हैं। अरे भाई, आपके जनादेश की चोरी तो पूरे देश ने पिछले 10 वर्षों में देखा है, आप किस मुंह से उस चोरी की बात करते हैं? दूसरी बात आप ये देख लीजिए, ये कह रहे थे कि हम लोग विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम का खुलकर विरोध किया था, जो पब्लिक डोमेन में है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो उस पर पुस्तक लिख दी कि ईवीएम हटाना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों का ये दोहरा मापदंड है। अब चूंकि इनके पास मुद्दे नहीं रहे, प्रवीण जी, मूल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इनके पास मुद्दे नहीं रहे। पहले चरण में और दूसरे चरण में इनको खबर लग गई है कि अब झोला उठाकर जाने का समय आ गया है। तो इसीलिए ये बदहवासी में अब हर दिन एक नया झूठा प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे, हर दिन नया एक टॉपिक लेकर आएंगे। कभी ये हमारी घोषणा पत्र में इनको मुस्लिम लीग दिखना शुरू होगा, कभी हिंदू मुसलमान दिखना शुरू होगा, कभी मंगलसूत्र दिखना शुरू होगा। तो पहले चरण के पहले आपको ध्यान होगा ये लोग मुद्दों की बात कर रहे थे, अब अचानक इन्होंने मुद्दा शिफ्ट कर दिया। और मुकेश जी कह रहे थे दुनिया हंस रही है, दुनिया जरूर हंस रही है, इसलिए कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस स्तर पर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उस पर जरूर मैं आना चाहता था इस बात पर जिस पर आप ले आए हैं। दरअसल चर्चा का दूसरा दौर यही रखना चाहता था। सौरभ, ये बात तो सही है कि दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार था उसके दौरान से ही हमने थोड़ा तीखापन देखा, हमने एक अग्रेशन देखा, हमने देखा बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों को लेकर थोड़ा लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि अचानक से ये क्या हुआ, एक अलग गियर में अब गाड़ी चली गई है। फिर ईवीएम का मुद्दा भी आया। तो क्या सत्ताधारी दल के पास में ये एक मजबूरी एक तरीके से होती है कि आपको मुद्दा जो भी आया उस मुद्दे को पूरे अग्रेशन के साथ में रखना है? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में तो ये पार्टियों का प्रमुख कर्तव्य है कि वो जनता के सामने जो है मुद्दे इस प्रकार से रखें कि उसमें भाई करंट तो आना चाहिए ना आपके अंदर। जनता को ऐसा तो महसूस होना चाहिए कि हाँ, कोई पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, देश में चुनाव हो रहा है
और जब आपको मौका है, ये मंच मिला है जहां पर आप चैनलों पे महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आपके नेताओं को भी मंच से जाकर के, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने तो बड़े मंच से रैली में कहा था, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए थे। और चंडीगढ़ की जो आप बात कर रहे हैं, वो ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुआ था चंडीगढ़ का, ये भी बता दूं आप, जिसकी आप जो है बार बार जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहीं उसी के माध्यम से वहां पे इलेक्शन हुआ था। एक बात। दूसरी बात देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहे हैं, आपने भी जीवीएल जी की बात की। भैया 1982 में पहला चुनाव केरला में कराया गया था, उस चुनाव को बाद में कोर्ट में चुनौती दी कि तो रद्द कर दिया गया। तो 1982 के बाद से लेकर के लगातार कई सुधार किए गए ईवीएम के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अंतिम होती है, उसमें सुधार की आवश्यकता होती है और वो लगातार सुधार उसमें हुए हैं। लेकिन अब जब उसके बाद ईवीएम से चुनाव हुए, तो आप बताइए, क्या कर्नाटक में ईवीएम सही थी? क्या हिमाचल में ईवीएम सही नहीं थी? क्या आपके राहुल गांधी जो वायनाड से जीते वहां पे ईवीएम सही नहीं थी? तमाम ऐसी जगहों पे जहां कांग्रेस पार्टी के लोग जीतते हैं या विपक्ष की पार्टियां जीतती हैं, वहां पर ईवीएम सही कैसे हो जाती है? और वहां पर तब आप सवाल उठा देते हैं लोकतंत्र का जब चुनाव होता है। अभी तो मामले पलट गया, उन्होंने तो कह दिया है कि हमने तो कभी विरोध किया ही नहीं। लेकिन मैं इसीलिए लंबा नहीं गया क्योंकि हम आधा घंटा इसी पे डिस्कस करते रह जाए। मैंने कुछ नहीं टोका, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं चुनावी सभाओं में कई बार बोली जाती हैं, सभाओं के अंदर कई बार बातें बोली जाती हैं। मैच फिक्स है। उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर आधिकारिक कोई बयान नहीं या स्टैंड नहीं रहा, लेकिन ये बात भी सही है कि कई बार ये बातें कही गई। त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय बहुत ही ज्यादा मासूमियत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भूल गए 2019 में की बात है शायद, लंदन में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई छोटा मोटा आदमी, सैयद सूजा उसका नाम था, वो साइंटिस्ट बताता, तो उसने ईवीएम के ऊपर बहुत शोध किया था और उसने लोगों को बुलाया था और उसमें कपिल सिब्बल जी इनके बढ़ चढ़ के गए थे और वो सोच रहे थे कि ईवीएम का जो ये पटाखा है इसको फोड़ के आएंगे। वहां पे क्या हुआ, फुस निकला वो पटाखा। तो ये कहना कि साहब ये लोग बिल्कुल मासूमियत से इसको एंडोर्स कर रहे हैं ईवीएम को, इनके दिल के अंदर ईवीएम की मशीन जो है एक नासूर की तरह से पल रही है। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार का दोहरा व्यवहार जो है, कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है, उनको यही नहीं पता स्टैंड क्या। अगर मान लीजिए कहते हैं कि वीवीपैट जो 100% होना चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे अब ये उसका कि इलेक्शन कमीशन ने ये हमको 100% चाहिए, क्यों नहीं गए ये वहां पे? एक तरफ तो निष्क्रिय पड़े रहते हैं, फिर दूसरी तरफ आवाज बना करके एक जनता में एक महसूस कराना चाहते हैं, भाई हम भी देखो इस प्रोसेस में है, हम भी राजनीतिक प्रोसेस में, हमको आप भूल मत जाइए। तो इधर उधर की छीटा तो इनका कहना, जैसे इन्होंने कहा चुनाव आयोग में गए थे, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, चुनाव आयोग से अपील की, हमको समय नहीं। आप जाइए ना, इतना बड़ा प्रजातंत्र है, इतना बड़ा पर्व है, और वहां पर अगर आपको लगता है कि वीवीपैट में कोई मैनिपुलेशन होता है, देखिए सबसे पहले ये फॉर्म के आधार पर ऑपरेट करता है, राइट वन रीड मैनी, मतलब एक बार जो लिखा गया वो बदलता नहीं है। आप क्यों नहीं चुनौती ढंग से देते? आपने वो ऑल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक राइट्स पे तो ठीकरा फोड़ दिया, उनकी आप इंतजार कर रहे थे कि चलो यार यहाँ से कुछ मिल जाए हमको। तो ये जो दोहरा व्यवहार है आप लोगों का, ये बहुत जनता में आपको मिश्रा साहब एक यू टर्न तो है इस पे थोड़ा एक बात रखिए, क्योंकि 4 जून को फिर हम लोग बात तो करते ही रहेंगे सबके बीच में, ऐसा ना हो कि फिर से ये मामला उठकर सामने आ जाए बाद में। आएगा तो उसका देखा जाएगा, लेकिन ये टमाटर। प्रोफेसर मिश्रा से मेरा सवाल है। हाँ प्रवीण जी, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि 45 दिन तक आपको वो डाटा सुरक्षित रखना है और किसी भी प्रत्याशी को अगर कोई आशंका होती है तो आपको फिर मिलान करना पड़ सकता है। ये भी बात उन्होंने कही है, तो उसको ऐसे आप न समझे कि पूरी तरह से उन्होंने खारिज किया है। दूसरी बात, मैं अभी सौरभ जी को सुन रहा था, सौरभ जी एक बात कह रहे थे कि करंट आना चाहिए। अरे भाई, वर्तमान सरकार ने बेरोजगारों को तो करंट ही दिया है। 23 वर्ष से 28 वर्ष के युवा 83% बेरोजगार हैं, इससे बड़ा करंट और क्या देंगे वो? किसानों को एमएसपी की गारंटी तो नहीं दी, लेकिन 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, ये उन्हीं का दिया हुआ करंट तो है। और आप ये देखिए कि महिलाओं हैं यहाँ पर, हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर बैठी रही, उनको घसीटता जाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक चुप रहे। ठीक है, अब मैं समझ गया। चर्चा मैं बड़ा खुश हूं कि ये बड़ी ईवीएम के ऊपर बड़ी सार्थक चर्चा हुई, और अब मैं समझ गया कि अगले आधे एक घंटे के लिए चर्चा कहीं और जा सकती है, और समय यहीं तक है। प्रोफेसर मिश्रा, मैं जानता हूं कि अभी ये चर्चा शुरू होगी, घंटे भर तक हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे आ जाए, लेकिन ईवीएम पर बड़ी सार्थक
चर्चा हुई, दोनों पक्षों की तरफ से बड़े बैलेंस तरीके से आप लोगों ने प्रतिक्रिया रखी। मुकेश जी आपका, प्रोफेसर मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सौरभ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने स्टूडियो में अपनी एनालिसिस रखी, अपना कीमती समय दिया।